हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है पिछली वीडियोस में 2025 का बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग सभी विकल्प और प्रश्न नंबर 1 का सी तक जो क्वेश्चंस हमारे थे उनको हम कंप्लीट कर चुके थे। इस बार इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर डी से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन डी में क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको लिख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर 10 के बदले साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेंगे। और चूंकि 10 के ऊपर हमारे स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए हम इस पर भी क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक के नीचे भी हम एक मान लेंगे इसके हर में, और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे कोस स्क्वायर थीटा को और तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे। यहाँ पर हमारा हो जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारा क्या होता है, 1। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एक हमारा फॉर्मूला था कि सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। राइट हैंड साइड हमारी यही थी, हमें यही लाना था। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें क्या लिखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है और उस शंकु की त्रिज्या हमारी 3.5 सेंटीमीटर है, और वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, उसी त्रिज्या वाले मतलब एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर ही है। वो खिलौना उस अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उसके ऊपर रखा हुआ है, एडजस्ट है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इस तरीके से जो हमारी आकृति बनी है, जो खिलौना बना है, उसकी पूरी ऊंचाई हमारी 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस खिलौने का क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने इसका एक चित्र बना लिया है। मान लिया ये हमारा जो है शंकु है और एक ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की और अर्धगोले की दोनों की ही त्रिज्या हमारी सेम है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। और जो पूरी आकृति बनी है इसकी ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। इस पूरे खिलौने की हमें ऊंचाई दी हुई है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं कि खिलौने की कुल ऊंचाई हमारी कितनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। जो हमारा खिलौना था इसकी हमें पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है, जिसको मैंने कैपिटल एच मान लिया है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अर्धगोला है इसकी त्रिज्या, देखिए कोई भी गोला अगर ऐसे बना हुआ है तो इसके सेंटर से हम कहीं पर भी लाइन खींचें इस तरीके से, तो वो सारी इसकी त्रिज्या ही होती हैं। तो जैसे ये इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो अगर हम ऐसे खींचे तो ये भी इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या हमारी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये वाली जो हमारी ऊंचाई है वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब आप देखिए पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और केवल इतने अर्धगोले की ऊंचाई हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। तो केवल शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 15.5 में से हम 3.5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आया हमारा, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर जो क्या है वो हमारे शंकु की ऊंचाई है। ये हमारी 12 सेंटीमीटर आई है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि इस प्रकार जो भी हमारा खिलौना बना है इस खिलौने का हमें आयतन निकालना है। तो देखिए इसमें हमारे पास दो आकृति है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के आयतनों को निकालकर जोड़ देंगे, या फिर आप सीधे फॉर्मूले में दोनों के फॉर्मूले भी जोड़ सकते हैं, दोनों के आयतन के। आइए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। खिलौने का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। अगर हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है इसका आयतन आ जाएगा। अब आगे सवाल को लगाते हैं। हमारे शंकु का जो आयतन है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारा शंकु का फॉर्मूला हो गया। और हमारा अर्धगोले का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई r³। ये हमारा अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला हो गया है। अब देखिए चूंकि दोनों की त्रिज्या तो हमारी सेम है, चलिए पहले मान रख लेते हैं उसके बाद करते हैं।
1/3 पाई का मान होता है हमारा 22/7, आर का मान हमारा है 3.5 का स्क्वायर और एच का मान हमारा कितना है यहाँ पर 12। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 पाई का मान हमारा 22/7 और आर का मान हमारा 3.5 की घाते 3 यहाँ पर क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सवाल में से 1/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1/3 कॉमन ले लेंगे, 22/7 भी कॉमन ले लेंगे और 3.5 का स्क्वायर जो है उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो इतना सब कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचा 12 और यहाँ पर घात 3 है, उसमें से हमने स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक 3.5 हमारे पास बच जाएगा और ये 2 बचेगा साथ में। इतना हम लोगों ने लिख लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे मैंने उसी लाइन को अगले पेज पे लिख लिया है ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब 1/3 22/7 को फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देते हैं और 3.5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 12.25। आप लोग इसकी गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा है 12 और अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 35 दूनी होता है 70 और पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 12 प्लस के यहाँ पर हमारा 7 ही बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दें, 1/3 गुणे 22/7 और गुणे 12.25। अगर हम 12 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 19। ठीक, इतना हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 7 से अपने 12.25 को भाग कर लेंगे या फिर इसको भाग करके देखते हैं। 7 से 1225 को 7 एकम 7 हमारा कितना बचेगा 8 9 10 11 12 5 यहाँ पर हमारा बचा 2। उसके बाद हम कितनी बार पहाड़ा चलाएंगे, 7 7 49 बचा हमारा 3 और 7 पंजे 35। तो ये हमारा क्या हो गया 175 बार जो है कटा है और दशमलव चूंकि हमारी यहाँ पर थी, दशमलव हमारी कहाँ आएगी यहाँ 1.75। तो 7 से इसको काटने के बाद ऊपर हमारा बचा 22 और यहाँ पर बचा 1.75 गुणे 19 और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ कटेगा नहीं तो हम इन सब की आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 731.5 और बटे 3। उसके बाद 3 से हमें इसको भाग कर देना है और भाग करने पर लगभग हमारा आंसर कितना आ जाएगा 243.83। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर खिलौने का हमारा आयतन कितना आया 243.43, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं। क्या दिया है, परिवार की माप दी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। उसके अलावा परिवारों की संख्या दी है 7 8 2 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं हमें क्या ज्ञात करना है इसमें बहुलक। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखना है यहाँ पर कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 8 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। अगर 8 हमारी सबसे बड़ी संख्या है तो ये हमारा हो जाएगा F1 और इसके ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा F0 और इसके ठीक F1 के ठीक नीचे वाला हो जाएगा हमारा F2। ये 3 मान हमें मिल गए हैं। अब F की सीधा सीध में जब हम जाएंगे तो जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है उसमें छोटी वाली संख्या या लोअर जो नंबर है वो हमारा हो जाएगा L। तो पहले मैं इसको लिख ले रही हूँ। यहाँ पर F0 हमारा है 7, F1 हमारा है 8 और F2 बराबर हमारा कितना दिया है 2, L हमारा कितना हो गया है 3। H, एक H का मान भी हमें चाहिए। H हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में या फिर जितने भी ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं सबके बीच में 2 2 का अंतर है। तो H का मान हमारा कितना हो गया 2। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, देखिए इस प्रश्नावली करने के लिए फॉर्मूला लिखना या फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके पहले उसके फॉर्मूले को ज़रूर लिख लें। हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूले को ज़रूर लिखें। ठीक, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब L का मान हमारा कितना दिया है यहाँ पर 3 प्लस F1 का मान हमारा है 8 माइनस F0 का मान 7, 2 गुणे F1 का मान 8 और माइनस F0 का मान 7 और F2 का मान हमारा कितना है 2 गुणे H का मान भी हमारा कितना है 2। अब 3 प्लस 8 में से हमारा 7 गया, बचेगा 1। ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस के 7 और माइनस के 2 हमारा कितना हो गया माइनस के 9। और जो ये 2 था इसको अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अगली लाइन में 3 प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे, ऊपर लिख देंगे
और 16 में से 9 गया, हमारा बचेगा यहाँ पर 7। अब हम क्या करेंगे, 7 से 2 को भाग करेंगे, 3 प्लस 7 से हमें 2 को भाग करना है। तो मैं यहाँ पर भाग करके दिखा दे रही हूँ। अगर हम 2 को भाग करते हैं तो हमारा पहाड़ा जो है नहीं चलेगा, दशमलव लगा के हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक, 14 यहाँ पर लिखने के बाद बचेगा हमारा 6, दशमलव लगी ही है, 0 लगा लेंगे। 7 8 56, 7 8 56, यहाँ बचेगा हमारा 4, दशमलव लगा है हम 0 बढ़ा लेंगे। और 7 पंजे हमारा कितना हो गया 35, यहाँ भी घटाने पर हमारा कितना बचेगा 5, दशमलव हमारा लगा है 0 लगा लेंगे। 7 7 49। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक से ज़्यादा हम पहाड़ा नहीं चलाते हैं, पर यहाँ पर एक्यूरेट आंसर लाने के लिए मैंने इतना लंबा जो है इसको कैलकुलेट किया है। ये हमारा आ गया 0.2857। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ से हटाएंगे, और चूंकि ये नंबर 5 से, ये नंबर जो हमारा है 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसको हटाने के बाद इसके पहले वाली संख्या में हम एक बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा 0.286। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 0.286, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.286। यही हमारा क्या है, बहुलक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं था, बहुलक सब निकालना जो है सबसे इजी है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है हमारा कि द्विघात बहुपद है 3x² -kx -4। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य को और उनके गुणांकों के बीच संबंधों की जाँच भी हमें करनी है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 4 में कर लेंगे। कितना हो गया हमारा 4 तिया 12। इसको कहीं पर हम साइड में लिख लेंगे। अब 12 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने पर 1 आ जाए। तो ये भी हमारे क्या है, 4 और 3 ही है। गुणा करने पर हमारा 12 आता है और घटाने पर 1 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x² -4 माइनस के 3x और माइनस के 4, 3x²। यहाँ से हम x की गुणा करेंगे और इधर से माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस के 3x और माइनस के 4। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा हमारा 3x माइनस के 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस के 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन है और x प्लस 1 को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया fx बराबर। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए fx बराबर क्या लेंगे हम, 0 के बराबर। fx बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 बराबर क्या हो गया 0। सबसे पहले 3x माइनस के 4 को लेंगे 0 के बराबर। तो 3x बराबर 4 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 4, और x बराबर 4/3। दूसरा x प्लस 1 को हम लेंगे 0 के बराबर। x प्लस 1 बराबर 0, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे माइनस के 1। तो इससे हमारे 2 शून्य आ गए हैं, एक x का मान 4/3 है और एक क्या है माइनस के 1। अब हमें क्या करना है, शून्यकों की जांच करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं शून्यक बराबर, शून्यक हमारे क्या हैं 4/3 और माइनस का 1। शून्यकों का योग का क्या मतलब है कि हमें इन दोनों को जोड़ना है, 4/3 और हमें -1 को जोड़ना है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और इसके हर में 1 मानकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तिरछी गुणा करके। 4 - 3 क्या आ गया हमारा इसका 1/3। ठीक, अब शून्यकों का जो योग है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है उससे भी निकाल के देखेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या है हमारा, -x² का गुणांक और बटे x का गुणांक, x² का गुणांक और इसके नीचे लिखेंगे x का गुणांक। तो देखिए हमारा -x² का गुणांक हमारा कितना है, x² का गुणांक हमारा यहाँ पर 3 है और x² का गुणांक, x का गुणांक हमारा -1 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x² का गुणांक, सॉरी यहाँ पे x का गुणांक बटे x² का गुणांक रहेगा। तो x का गुणांक हमारा है -1 और x² का गुणांक हमारा है 3।
अब जब हम इस बाहर वाले माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1/3। इससे हमारा शून्य का जो योग था वो इन दोनों में बराबर आ गया है। अब चलिए इनका गुणनफल निकालते हैं। लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, दोनों शून्यकों की हम गुणा कर लेते हैं। 4/3 की गुणा माइनस के 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 4/3 हो गया। और अब जो हमारा फॉर्मूले से था उससे भी निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हमारा कितना दिया है, अचर पद हमारा है -4। यहाँ पर अचर पद हमारा -4 है, हम इसको लिख लेंगे -4। और x² का गुणांक हमारा कितना है, 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेम टू सेम आया है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका सत्यापन भी हो गया कि जो हमारे शून्यक आए थे उनको जोड़ने पर भी वही आता है जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, और गुणनफल भी वही आता है जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ए क्वेश्चन हमारा हो गया है। बी क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो दो संख्याएं मान लेंगे। माना वो दोनों संख्याएं हमारी क्या है, x और y हैं। तो मैंने लिख लिया है कि माना हमारी पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि उनका योग जो है वो 27 दिया गया है। तो जो इन्होंने कहा है उसके हिसाब से हम उसको लिख लेते हैं कि प्रश्न से दिया गया है कि x प्लस के y बराबर कितना है, हमारा 27 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो लिख देंगे कि x गुणे y या xy बराबर 182। ये इतना हो गया हमारा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से y बराबर x को इधर राइट साइड पर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, 27 माइनस के x। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या है, एक्स वाई बराबर 182। एक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे और वाई के बदले हम 27 माइनस यहाँ पर एक्स लिखेंगे बराबर 182। अब एक्स की हम अंदर गुणा करेंगे, 27x माइनस के x² बराबर 182। अब इन सबको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 27x इधर जाएगा माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 182 आए, और जिनको गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर हमारा 27 आए। तो फैक्टर करने का आसान तरीका क्या है कि आप 182 का गुणनखंड कर लीजिए। 182 को मैं फैक्टर कर रही हूँ, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 एकम 2। 7 से काटेंगे तो कितनी बार, 13 बार, फिर 13 एकम 13। अब हम पेयरिंग करते हैं या जोड़े बना बना कर देखते हैं। जैसे कि 13 को अकेले रहें तो 7 दूनी 14, 14 और 13 की अगर हम गुणा करते हैं तो 182 आता है। 14 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 27 आता है। इसका मतलब कि फैक्टर हमारे यही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x² माइनस के 14 प्लस के 13 x और प्लस 182 बराबर 0। उसके बाद x² माइनस के 14x, यहाँ से हम माइनस की गुणा करते हैं और इधर से प्लस की, माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से जब कॉमन लेंगे x तो क्या बचेगा, x माइनस के 14, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 13 माइनस के तो क्या बचेगा, x माइनस 13 से ही कटेगा 14 बार में बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 14 और x माइनस के 13 बराबर 0। अब हम दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लेंगे। जब x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। और x माइनस के 13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी दोनों संख्याएं आ गई हैं। संख्याएं बराबर क्या होंगी हमारी, 14 और 13। तो ये हमारा कुछ जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सी, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो पहले हम एक वृत्त खींचेंगे और उसके एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली उस पर त्रिज्या है वहाँ से लंब डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया और वृत्त का मान ले कोई बिंदु ये है, इससे होकर जाने वाली हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसको हम P मान लेते हैं।
और यहाँ पर इस पर क्या करेंगे हम, मान लिया वृत्त का हमारा केंद्र ये है, यहाँ से इस पर लंब डालते हैं। ठीक, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस लंब को यहाँ से हम मिला देंगे। यहाँ पर कोई बिंदु हमारा हो गया Q, ये हो गया हमारा A और B, इसके केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, O। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर लिखना पड़ता है पेपर में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, जो हमें ज्ञात है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ज्ञात क्या है हमें, कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इस वृत्त के बिंदु P से, ठीक है ना, P पर स्पर्श करती हुई हमने एक स्पर्श रेखा खींची है। इस स्पर्श रेखा का नाम क्या है, हमारे APB है। P से हमने O को मिलाया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक बिंदु Q माना है जिसको हमने O से मिलाया है। सिद्ध हमें क्या करना है कि त्रिज्या OP जो है वो रेखा AB पर, त्रिज्या जो OP है ये इस रेखा AB पर क्या है, लंब है। अब देखिए उत्पत्ति में मैंने क्या लिखा है, उत्पत्ति में कि APB स्पर्श रेखा, जाहिर सी बात है कि जो APB स्पर्श रेखा है ये बिंदु P पर वृत्त को बाहर से स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। अब देखिए स्पर्श रेखा जो है ये वाली, इसका केवल एक बिंदु P को छोड़कर और कोई भी बिंदु जो है वृत्त के अंदर नहीं होगा, या P भी जो है वो वृत्त के अंदर नहीं है, वो वृत्त की परिधि पर है। ठीक, तो कोई भी बिंदु स्पर्श रेखा का वृत्त के अंदर नहीं होगा, सारे बाहर होंगे। अगर सारे बाहर होंगे तो मान लिया, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दे रही हूँ। ये कोई वृत्त है, इसके सेंटर से मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रही हूँ, ये लाइन इसकी त्रिज्या है। अब कोई बिंदु यहाँ पर है और मैं यहाँ से भी एक लाइन खींच रही हूँ इस बिंदु पर, ये बिंदु वृत्त के बाहर है। तो बिंदु चाहे जहाँ पर हो, मान लिया बिंदु एकदम नज़दीक है यहाँ पर, तब भी मैं एक लाइन खींच रही हूँ। अगर कोई भी बिंदु बाहर है तो वो इस त्रिज्या से बड़ा ही होगा, या फिर इस लाइन जो लाइन है इसकी लंबाई इस त्रिज्या से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो त्रिज्या है वो वृत्त के अंदर अंदर है और जो भी बिंदु बाहर हैं इनकी लंबाई जो है वो त्रिज्या से ज़्यादा ही होगी। ठीक, तो यहाँ पर PO जो है, P से लेकर O जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, QO से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वृत्त को पार करके बाहर गई हुई। अगर ये लाइन केवल यहाँ तक होती तो ये हमारी त्रिज्या के बराबर होती, पर ये इससे आगे भी गई हुई है। तो बाहर अगर कोई भी बिंदु है तो वो दूरी जो है त्रिज्या से हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम जितनी भी लाइनें खींचेंगे, मान लिया मैं इसके सेंटर से वृत्त के बाहर इस लाइन पर या इधर साइड में इस लाइन के ऊपर जितनी भी लाइनें खींचूंगी वो सारी लाइनें इसकी त्रिज्या से बड़ी ही होंगी, ठीक है ना। तो जो भी लाइनें, मान लिया मैंने यहाँ पर कोई बिंदु माना है और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो वो लाइन भी इस त्रिज्या से बड़ी ही होगी। यहाँ पर है तो ये लाइन भी त्रिज्या से बड़ी है, यहाँ मैं मानूंगी तो वो लाइन भी त्रिज्या से बड़ी ही होगी। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो ये बात मैंने लिख दी है कि हम ये कह सकते हैं कि जो PO है वो सारे रेखाखंडों में सबसे छोटा होगा, जो क्या होंगे, रेखा PB तक खींचे जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हम रेखाखंड खींचते हैं तो वो इस PO से बड़ा ही होगा, ये PO जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड होगा। इसीलिए हम क्या जानते हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से किसी रेखा तक खींचे जाने वाले जितने भी रेखाखंड होंगे उनमें लंब ही सबसे छोटा होता है केवल। तो इसीलिए जो PO है वो हमारा सबसे छोटा है, तो अतः PO ही क्या होगा, AB रेखा पर लंब है। इतना आपको लिखना होगा, जिसके साथ ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना लिए हैं दो। एक त्रिभुज का नाम हमारे क्या है, ABC, और दूसरे त्रिभुज का नाम है DEF। यहाँ पर मैंने एक रचना भी की है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC और DEF हैं, उनमें क्या दिया है कि उनकी संगत भुजाएं जो है समानुपात में है। तो AB बटे DE, AB बटे DE बराबर किसके होगा, AC बटे DF के, और जो कोण A है वो कोण D के हमारा क्या है, बराबर है। आइए इसको आगे लगाते हैं। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। ठीक, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC अपना ले रहे हैं और त्रिभुज DPQ ये वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं। अगर हमने ये त्रिभुज लिया है तो हम क्या है, AB बराबर किसके हो जाएगा हमारा, AB बराबर DP के, और AC बराबर हो जाएगा हमारा DQ के। ठीक,
उसके बाद त्रिभुज ए बी सी, कोण ए जो है वो हमारा कोण डी के बराबर है, ये हमने पहले ही लिखा हुआ है। तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, हमारे कोण डी के। अब हमने क्या किया है, इस त्रिभुज में दो साइड जो है इनकी बराबर दिखाई है और एक कोण जो है वो बराबर दिखाया है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी हमारा सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। कौन से नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से, ठीक है ना, भुजा कोण भुजा के नियम से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अगर सर्वांग सम है तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी हमारे समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे। अब आगे लगाते हैं। हम जानते हैं कि ए बी बटे डी ई हमारा किसका दिया है, डी क्यू बटे डी एफ से। ठीक, ये हमने ऊपर ही लिख लिया था अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा इस रचना से है जहाँ पे हमने इस लाइन को खींचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डी पी बटे डी ई बराबर हमारा किसके हो जाएगा, डी क्यू बटे डी एफ के। ठीक, डी पी बटे डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा हमारा, डी पी बटे डी ई बराबर किसके, डी क्यू बटे डी एफ के। ठीक, अगर ऐसा है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारा पी क्यू है वो समानांतर है किसके, ई एफ के। ठीक, जो हमारे यहाँ पर पी क्यू लाइन है वो समानांतर है किसके, ई एफ के। ये क्या है, हमारी समानुपातिकता एक प्रमेय है, या अनुपातिकता प्रमेय जो है उसी का विलोम है। अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा हो गया। हम जानते हैं कि एंगल डी पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ई के, और एंगल डी क्यू पी किसके हो जाएगा, एंगल एफ के। यहाँ पर डी पी क्यू ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और डी क्यू पी ये वाला एंगल हमारा डी इस वाले जो एफ हमारा एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि कोण समरूपता, या फिर एंगल भी आप कह सकते हैं, कोण समरूपता के अनुसार समरूपता, या आप इसको एंगल समरूपता भी कह सकते हैं। कोण समरूपता के अनुसार जो एंगल हमारा डी पी क्यू है, डी पी क्यू ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और इसीलिए अतः जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी भी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। चूँकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था समीकरण 1 में कि डी पी क्यू जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पे हमने डी पी क्यू के बदले क्या लिख दिया, त्रिभुज ए बी सी लिख दिया है। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। क्या दिया हुआ है, नीचे दी हुई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों का भार दर्शा रही है, विद्यार्थियों का माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, भार किलोग्राम में दिया है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, और विद्यार्थियों की संख्या दी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली संख्या को हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में हम 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 13, फिर 13 में हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 19, 19 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, 25 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। और अगर हम इसका सम करते हैं तो ये भी हमारा कितना आएगा, 30 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, चूँकि n बराबर हमारा क्या दिया है 30, तो हमें n/2 निकालना है। n/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 30/2। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15। अब हमें देखना है कि 15 हमारा किस में पड़ रहा है, तो 15 जो हमारा है वो 19 में पड़ेगा। देखिए हमें 15 जिसके आसपास पड़ता है वो संख्या ढूंढनी होती है, पर वो संख्या 15 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम 13 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे 19 को लेंगे। और 19 के ठीक सामने वाला जो ये हमारा है, यही हमारा क्या है, बारंबारता वर्ग है, जिसको हम माध्यक वर्ग कहते हैं। तो इसी 19 के ऊपर वाला हमारा हो जाएगा CF, 19 के सामने वाला ही हमारा क्या हो जाएगा F, और ये हमारा हो जाएगा L।
तो चलिए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस के CF/F और गुणा करेंगे हम इसमें H की। H मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि इन वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है, जो कि यहाँ पर कितने कितने का है, 5-5 का है। तो H बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। इसमें मान रखते हैं, L का मान हमारा कितना है 55 और उसके बाद N/2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, हमारा 15 आया था। CF का मान हमारा कितना है यहाँ पर 13 है। उसके बाद F का मान हमारा कितना आया था यहाँ पर 6 था और गुणे H का मान हमारा कितना है 5, 55। 15 में से 13 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 2/6 और गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। 55 प्लस 5 दूनी 10/6। 6 से जब हम 10 को भाग करते हैं तो हमारा आएगा 1.67 और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 56.67। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी जो हमारा है वो सॉल्व हो चुका है। इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आगे की वीडियो में भी आप जुड़े रहिएगा ताकि इसको पूरा सॉल्व किया जा सके।